तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइपर कंजुगेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं अति संयुग्मन। तो देखिए, अच्छा, हाइपर कंजुगेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको हम कहेंगे अल्फा कार्बन। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी बात करें कि अल्फा कार्बन होता क्या है। तो सपोज जैसे मान लीजिए CH3 CH2 प्लस, ये हमने एक कार्बोकेटायन लिखा। इस कार्बोकेटायन में देखो, इस C पे चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे ये जो कार्बन होगा इसको कहा जाएगा अल्फा कार्बन। ये चीज आपको याद रखनी है। हाइपर कंजुगेशन में अल्फा कार्बन का बहुत रोल है, याद रखिएगा। और इस अल्फा कार्बन पर ऊपर जो हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट होंगे इसको कहा जाएगा अल्फा हाइड्रोजन। आई बात समझ। अब हमसे ये कहा जाए, बताइए इस स्पीशीज में कितने अल्फा कार्बन हैं और कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो C पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज कार्बन इससे अटैच्ड है, तो ये तो एक कार्बन ही है, इट मींस अल्फा कार्बन तो यहाँ पर एक है। और इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, चलिए और एक से एग्जांपल ले सकते हैं। यहां पर ये हमने एक स्पीशीज लिया CH3 CH प्लस सिंगल बॉन्ड CH3। अच्छा जी, एक और हमसे ये दे रखा हो CH3 प्लस ये दे रखा हो, या फिर सपोज यहां पर ऐसा हमें ये पॉजिटिव चार्ज दे रखा हो। अब हमसे कह रखा हो, बताइए इसमें कौन कौन से कार्बन अल्फा कार्बन है और कितने कितने अल्फा हाइड्रोजन है। तो देखो इस वाले केस में ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन है, इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन से डायरेक्टली एक तो ये कार्बन अटैच्ड है और एक ये कार्बन भी अटैच्ड है। तो ये दोनों कार्बन, ये भी अल्फा होगा और ये भी अल्फा होगा, मींस 2 अल्फा कार्बन इसमें है। और इस अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है और 3 हाइड्रोजन यहां पर भी है, तो ये हुए टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन। इट मींस यहां पर 2 अल्फा कार्बन है एंड 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये कैलकुलेशन हमें हर एक स्पीशीज में बहुत अच्छे से आना चाहिए। इस वाले केस में देखो, इस C पॉजिटिव से ये भी कार्बन अटैच्ड है, ये भी कार्बन अटैच्ड है और ये भी कार्बन अटैच्ड है, टोटल 3 कार्बन अटैच्ड है। और हर एक कार्बन के पास 3 अल्फा H भी प्रेजेंट है, तो इसके अंदर हम कहेंगे 3 अल्फा कार्बन है एंड 9 अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, अब ये स्पीशीज दे रखा हो, इसमें क्या कहेंगे। अब देखो इस C पे चार्ज पॉजिटिव है, तो इससे अटैच्ड ये कार्बन अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा, तो यहां पर इसको लिखा अल्फा, ये भी लिखा अल्फा। अच्छा, अब इस कार्बन के पास H कितना होगा, तो वैलेंसी इस कार्बन का 4 होता है, तो एक H यहां पर होगा, एक H यहां पर, इसमें भी एक H ये रहा, एक H यहां पर, तो 2 तो अल्फा कार्बन है और 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सपोज हमें कार्बोकेटायन दे रखा हो तो इस टाइप से हम इस कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन अगर हमें CH3 CH2 डॉट दे रखा है, तो C के पास अगर डॉट होता है तो उसको कहा जाता है कार्बन फ्री रेडिकल। इसमें भी हम अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है। तो जो हमने कैटायन में अप्लाई करा था सेम वही हम रेडिकल में भी अप्लाई करेंगे। कार्बन डॉट, कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये जिससे अटैच्ड होगा उसको अल्फा कार्बन कहेंगे। तो यहाँ पर ये अल्फा कार्बन और इसके पास प्रेजेंट कितने अल्फा H, 3 अल्फा H होंगे। तो जो कैलकुलेशन हमने कैटायन में करा था सेम वही कैलकुलेशन हम कार्बन फ्री रेडिकल में भी करेंगे। ठीक है, ओके। इसी टाइप से अगर सपोज CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, अब सपोज हमें एल्कीन दे रखा हो। एल्कीन का मतलब क्या हुआ, जिस किसी कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसको एल्कीन कहेंगे। अब हमें इसमें अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन का कैलकुलेशन करना है। तो देखो डबल बॉन्डेड कार्बन ये भी है और ये भी है,
इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इन दोनों कार्बन को हम डबल बॉन्डेड कार्बन कहेंगे। तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन जिन कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है वो अल्फा कार्बन होंगे। तो ये वाला कार्बन इससे अटैच्ड है तो ये अल्फा कार्बन होगा और इसमें ये भी अल्फा होगा। डबल बॉन्ड के इस तरफ ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन और इस तरफ ये अल्फा कार्बन, तो यहां पर 2 अल्फा कार्बन है और 3 अल्फा एच ये रहे और 3 अल्फा एच ये भी रहे, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट होंगे। याद रखो इस टाइप से, ठीक है। इसी टाइप से चलो एक एग्जांपल में और ले सकता हूं, CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH3, ये हमें एक मॉलिक्यूल दे रखा है। अब हमें इसमें अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है, तो बताइए कैसे। तो देखो डबल बॉन्डेड कार्बन ये भी है, ये भी है, इस कार्बन से अटैच्ड ये भी कार्बन और ये भी कार्बन कौन से होंगे, ये भी अल्फा होगा और ये भी अल्फा होगा, और इस डबल बॉन्ड कार्बन के रेस्पेक्ट में उस तरफ ये अल्फा कार्बन होगा। आई बात समझ में। तो टोटल अल्फा कार्बन यहां पर हो गए 3 और हर एक अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो टोटल अल्फा एच कितने हो गए, 9 अल्फा एच हो गए। तो इस वाले केस में कहेंगे 3 अल्फा कार्बन एंड 9 अल्फा हाइड्रोजन। ओके, इसी टाइप से अब अगर सपोज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करें, ये हमने यहां पर एक मॉलिक्यूल ये लिखा CH3 और ये एक बेंजीन बना दिया। ओके, दिस कंपाउंड इज टोल्यूइन, ये कंपाउंड टोल्यूइन है। अब इसमें देखो हमें अल्फा कार्बन कैलकुलेट करना है, तो देखो बेंजीन से अटैच्ड जो भी कार्बन होगा डायरेक्टली दैट विल बी अल्फा कार्बन, उसे ही अल्फा कार्बन कहेंगे। तो ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ओके, ये लिखा अल्फा कार्बन, और इस कार्बन से अटैच्ड ये जो हाइड्रोजन होंगे इसको कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो इस वाली स्पीशीज में 1 अल्फा कार्बन है एंड 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, चलो एक लास्ट एग्जांपल और हम यहाँ पर ले सकते हैं। मान लीजिए ये लिखा हुआ है CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और बेंजीन भी दे रखा है। अब इसमें बताइए कौन सा अल्फा कार्बन, तो देखो बेंजीन से अटैच जो भी कार्बन डायरेक्टली है ये होगा अल्फा, और इसके नेक्स्ट वाला कार्बन बीटा। अगर इसके आगे और भी कार्बन होते तो उसको गामा बोलते, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये हम कहते। और इस अल्फा कार्बन पर ये जो H है इसको कहा जाएगा अल्फा हाइड्रोजन। तो बीटा कार्बन के आने से अल्फा हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, तो यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए, 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये हमें कैलकुलेशन आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब हम हाइपर कंजुगेशन देखिए क्या होता है। अच्छा, जो हाइपर कंजुगेशन होता है इसका एक नाम और होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। अभी नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोला, किस लिए बोला, ये सब अभी हम बात करेंगे। तो देखो क्या है, यहां पर ये हमने एक स्पीशीज लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस इथाइल कार्बोकैटायन। इथाइल कार्बोकैटायन एक ऐसा स्पीशीज है जिसमें हाइपर कंजुगेशन होता है। कैसे होता है, देखो इसके रेस्पेक्ट में ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से अटैच्ड ये जो हाइड्रोजन है इनके बीच का ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड यहां पर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसमें बनेगा HCH, और चूंकि ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ है तो इस सिग्मा बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का। चूंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पाई में कन्वर्ट हो गए तो इस हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ और इस कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। इसको फायदा, इसको नुकसान। तो यहां पर इस H पे चार्ज होगा पॉजिटिव और यहां बनेगा CH2, ये बना डबल बॉन्ड। तो इस C के पास कोई चार्ज नहीं रहेगा, ये चार्ज लेस हो जाएगा, ओके, न्यूट्रल कार्बन हो जाएगा और इस पे चार्ज आएगा प्लस, ठीक है। अब ये वाला सिग्मा बॉन्ड अगर पाई में डीलोकलाइज, पाई में कन्वर्ट हुआ है तो ये वाला सिग्मा भी हो सकता है और ये वाला सिग्मा भी डीलोकलाइज हो सकता है। तो जितने ज्यादा अल्फा H प्रेजेंट होंगे उतने ही ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। तो और इसका स्ट्रक्चर नेक्स्ट अगर हम बनाना चाहें
तो अब क्या बनेगा, CH सिंगल बॉन्ड। अब हमने कौन सा सिग्मा बॉन्ड लिया, ये वाला। हमने कहा कि ये सिग्मा बॉन्ड यहां पाई में कन्वर्ट हो जाए, तो यहां पर इस H पे चार्ज प्लस आएगा एंड ये बनेगा CH2। और एक स्ट्रक्चर और पॉसिबल है, वो कौन सा, कि ये सिग्मा बॉन्ड पाई में कन्वर्ट हो जाए। तो नेक्स्ट इसका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, यहां पर ये प्लस आएगा एंड डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए इसमें एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, हमसे कहा जाए कि इसके टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितने होंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 आंसर नहीं होगा, आंसर 3 होगा। कैसे, देखो मैंने तुमसे कहा था कि हाइपर कंजुगेशन का एक नाम और होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो यहां पर देखो C और H के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, यहां इनके बीच में बॉन्ड नहीं है, इसमें इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है और इसके बीच में भी कोई बॉन्ड नहीं है, इसलिए इसका नाम बोला नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब आपको ये भी लग रहा होगा कि भाई इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है तो H यहां से अलग हो जाएंगे, कहीं चले जाएंगे ना, H जहां पर है वहीं पर ही रहेगा। कैसे, देखो इसका आंसर समझना। ये हमने बनाई, इसके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर हमने बनाए, अब हमें इसका हैबिट बनाना है। तो बताइए कैसे बनाएंगे हैबिट। हैबिट के लिए ये लिखा HCH सिंगल बॉन्ड CH2, ये तो हमने बना लिया। अब देखो इस केस में कौन कौन यहां पर पार्टिसिपेट कर रहा है, ये तीनों सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज हो रहे हैं और पाई में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो एक तो यहां पर बनेगा पार्शियल पाई बॉन्ड, यहां बनेगा पार्शियल सिग्मा और यहां पर भी पार्शियल सिग्मा। एंड चार्जेस की बात करें तो इस पर डेल पॉजिटिव, यहां पर डेल पॉजिटिव, ये डेल पॉजिटिव और ये भी डेल पॉजिटिव, ये इसका हैबिट होगा। अब हैबिट में देखो, हैबिट में C और H के बीच में अल्फा कार्बन और तीनों अल्फा H के बीच में पार्शियल सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन इस कार्बन से कनेक्टेड रहेंगे, पार्शियल सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड रहेंगे। जबकि इनको देखकर लगता है कि यहां पर बॉन्ड है ही नहीं तो H कहीं चला जाएगा, H कहीं नहीं जाता है, यहीं पर ही रहेगा, पार्शियली सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड रहता है। आई बात समझ में। अच्छा, एक मैंने कहा था हमसे कहा जाए इसके टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितने होंगे, तो ओनली 3 आंसर होगा। जिस स्ट्रक्चर में नो बॉन्ड होगा उसे ही हम एज ए हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कंसिडर करेंगे, इस वाले को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही उसके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे। आई बात समझ में। चलिए ठीक है, थोड़ा सा इसको और डिटेल में लेंगे। यहां पर देखो, अब हमें ये देखना है हाइपर कंजुगेशन में और रेजोनेंस में बेसिक डिफरेंस क्या है, इसको समझना। देखो तुम्हें याद होगा रेजोनेंस में हमने कहा था CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये स्पेशीज लिया, यहां पर ये कार्बन sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2। क्या होता था इसमें, ये पाई बॉन्ड यहां से यहां पर डीलोकलाइज होता था। तो अगर पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो तो उसको बोलते हैं रेजोनेंस। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड अगर डीलोकलाइज हो तो उसको कहा जाता है हाइपर कंजुगेशन। ये बेसिक डिफरेंस है रेजोनेंस में और हाइपर कंजुगेशन में। रेजोनेंस में क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे, जबकि हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं। आई बात समझ में। चलिए ठीक है। अच्छा, कंडीशन क्या था हाइपर कंजुगेशन का, कंडीशन अब ये याद होना चाहिए, हाइपर कंजुगेशन में कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए और एक कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है, 2 कार्बन में से एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। ठीक है, और उसके पास वाला कार्बन sp3 होना चाहिए। 2 कार्बन हो, एक sp2 और एक sp3, और sp3 वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा और इस अल्फा कार्बन के पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। या तो हाइड्रोजन हो या हाइड्रोजन के आइसोटोप हो,
ड्यूटेरियम हो जाए या टाइटेनियम हो जाए, तीनों में से कोई भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो एक बार फिर से हाइपर कॉन्जुगेशन का कंडीशन क्या, एक कार्बन sp2 होना चाहिए और पास वाला कार्बन sp3 होना चाहिए और sp3 कार्बन के पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम या टाइटेनियम होने चाहिए। आई बात समझ में, ये इसका कंडीशन है। तो बताइए ये कंडीशन और किस किस में अप्लाई होता है, ये कंडीशन कार्बोकैटायन के अलावा कार्बन फ्री रेडिकल में भी होता है। और एक चीज और याद रखना, CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन में भी होता है। देखो एल्कीन में ये कार्बन sp2 है और ये कार्बन sp3 है और sp3 के पास हाइड्रोजन है, तो एल्कीन में भी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। और कार्बन फ्री रेडिकल में भी ये वाला कार्बन sp2 होता है, ये मैं लिख रहा हूं, ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp3, समझ गए। इसमें ये कार्बन sp2 है और ये कार्बन sp3 है। तो याद रखो कार्बोकैटायन में, कार्बन फ्री रेडिकल में और एल्कीनों में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। एक एक करके हम तीनों की बात करेंगे। अभी हम कैटायन की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम फ्री रेडिकल की भी बात करेंगे और फिर हम एल्कीन की भी बात करेंगे। बट अभी तो हमें ये याद होना चाहिए कि इन तीनों स्पीशीज में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। और याद रखना CH3CH2 माइनस, अगर C पे चार्ज माइनस है, कार्ब एनाइन है, तो कार्ब एनाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इस केस में ये वाला कार्बन sp3 है तो ये कार्बन भी तो sp3 ही है, दोनों कार्बन sp3 है। तो याद रखिएगा कार्ब एनाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है। ठीक है, चलो ये एक बात हुई। अब एक चीज हम यहां पर और डिस्कस करेंगे कि ये जो सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज हुए, ये कैसे डीलोकलाइज हुए और किस टाइप का ये कॉन्जुगेशन है। तो देखो, थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा ये C हमने यहां पर लिखा, यहां पर CH2 लिखा, ये वाला कार्बन sp2 है तो इसके पास एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा जो कि वैकेंट होगा। ये इस C पे चार्ज पॉजिटिव है। ओके, इस C का हाइब्रिडेशन sp3 है तो इसके पास एक हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन, ये सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग। अच्छा, ये भी H, ये भी H। तो इस केस में होता क्या है, ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो इसका सिग्मा बॉन्ड और इसका पाई ऑर्बिटल के बीच में इंटरेक्शन होता है। आई बात समझ, उसी के कारण ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिग्मा बॉन्ड अगर डीलोकलाइज हो रहा है तो इसी को बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये कहा जाएगा सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, याद रखिएगा। ठीक है, एक चीज और याद रखेंगे, आपको दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। यहां पर क्या होगा, रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहां से डीलोकलाइज होगा। तो इसमें आपसे कहा जाए कि रेजोनेंस में किस टाइप का कॉन्जुगेशन, तो हम कहेंगे दिस इज पाई पाई कॉन्जुगेशन। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या कहेंगे, सिग्मा पाई, पाई कहो या पी कहो एक ही बात है। तो रेजोनेंस इज ए पाई पाई कॉन्जुगेशन, जबकि हाइपर कॉन्जुगेशन इज ए सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा, जो सिग्मा बॉन्ड होगा ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये पॉजिटिव चार्ज इस हाइड्रोजन पर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे पहले प्लस यहां पर था, फिर ये सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज हुआ तो इस पे प्लस आया, फिर ये सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज हुआ तो इस पे प्लस आएगा और लास्ट में ये सिग्मा बॉन्ड
डीलोकलाइज होगा तो इस पर भी प्लस आएगा। तो वही सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज होंगे जो अल्फा हाइड्रोजन से अटैच्ड होंगे। इसका मतलब जितना ज्यादा अल्फा एच होंगे उतना ही सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज होगा। इट मींस उतना ही ज्यादा हाइपर कंजुगेशन भी होगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़े। तो कार्बोकैटायनों में हाइपर कंजुगेशन है तो कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है इस स्टेबिलिटी को हम हाइपर कंजुगेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे, समझना। अब हमने यहां पे लिखा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है, दैट इज C प्लस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। बस सिंपल सी बात, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा और जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा वो कार्बोकैटायन उतना ही ज्यादा स्टेबल भी होगा। अब देखो एक क्वेश्चन यहां पर हमको दिया जा रहा है, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। ये हमें एक कार्बोकैटायन दे रखा है CH3, दिस इज मिथाइल कार्बोकैटायन। नेक्स्ट गिवन है CH3 CH2 प्लस, ये दे रखा है। नेक्स्ट है CH3 CH3 प्लस, दिस इज आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन। एंड लास्ट इज CH3 पॉजिटिव, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। हमें बताना है इन चारों में से मोस्ट स्टेबल कौन है। बताइए कौन स्टेबल होगा, लगाओ दिमाग। एंड आई थिंक आप लोगों ने सोल्व कर दिया होगा। तो यहां पर इस केस में देखो, इस कार्बन से कोई भी कार्बन अटैच नहीं है, मतलब इसके पास कोई अल्फा कार्बन नहीं है। तो अगर अल्फा कार्बन नहीं है तो कोई अल्फा एच भी नहीं होगा। इस वाले केस में ये वाला कार्बन अल्फा है तो कितने अल्फा एच, 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इस वाले में आओ, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है। 2 अल्फा कार्बन के पास 3 अल्फा एच यहां पर है और 3 अल्फा एच यहां पर भी है। तो इसमें हो गए 6 अल्फा हाइड्रोजन। और इसमें बताइए, इसमें ये अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, टोटल यहां पर 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे। तो बताइए किसमें सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा। डेफिनेटली इसमें सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये वाला कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होगा, उससे कम ये और सबसे कम ये हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, DCBA। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी। क्लियर है। अच्छा एक चीज और, इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि ये जो कार्बोकैटायन है दिस इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन। जिस C पे चार्ज पॉजिटिव है उससे बस एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोला हमने 1 डिग्री कार्बोकैटायन। इस C पे चार्ज पॉजिटिव है, इसके दोनों तरफ 2 कार्बन हैं तो इसको कहेंगे 2 डिग्री कार्बोकैटायन। और इस वाले में ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड है तो इसको कहा जाएगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो आज के बाद याद रखना, कार्बोकैटायन का स्टैंडर्ड स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है सबसे कम मिथाइल, उससे ज्यादा 1 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड मोस्ट स्टेबल विल बी 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन का स्टैंडर्ड स्टेबिलिटी ऑर्डर है। लेकिन ये जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है ये तब तक ही एप्लीकेबल है जब तक कि मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ हाइपर कंजुगेशन हो रहा हो। बस अगर मॉलिक्यूल में रेजोनेंस भी हो रहा हो तो फिर ये ऑर्डर फॉलो करे, ये कोई जरूरी नहीं है। ये ऑर्डर तब तक वैलिड है जब तक कि उनमें सिर्फ और सिर्फ हाइपर कंजुगेशन हो रहा हो, बस, और कुछ नहीं। आई बात समझ। चलिए ठीक है, इसके अलावा कुछ और हम इसके क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के। देखो कैसे, ये देखिए बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। जैसे हमें इसमें एक कार्बोकैटायन ये दे रखा है, एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है। अब हमें बताना है कि इनमें से इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। तो सभी के सभी कार्बोकैटायन है और अभी मैंने तुमसे कहा था कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ अल्फा
हाइड्रोजन पर। तो चलो ठीक है, देखते हैं इनमें किस किस में कितने कितने अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस वाले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा, ये वाला अल्फा कार्बन, ये वाला बीटा कार्बन और ये वाला होगा गामा। हाइपर कॉन्जुगेशन में सिर्फ और सिर्फ अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस अल्फा कार्बन पर 2 अल्फा H है, तो यहां पर टोटल हम कहेंगे कि यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, इस वाले केस में देखो, इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन अल्फा है, तो ये वाला कार्बन भी अल्फा है। तो 2 अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है और इस अल्फा कार्बन पर एक अकेला हाइड्रोजन है। तो टोटल यहां पर हुए 4 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इस वाले केस में हम बात करें तो इस वाले सी पे चार्ज पॉजिटिव है, इसके रेस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा है। इट मींस यहां पर टोटल 3 अल्फा कार्बन है और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां और 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां। टोटल कितना हो गए? 3 + 3 + 2 8। तो ये हुआ 8 अल्फा हाइड्रोजन। तो बताइए सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किस में है? इस वाले में। कितने? 8। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम होगा और ये सबसे कम हो जाएगा। और अगर डिग्री वाइज आंसर देना चाहें तो डायरेक्टली हम आंसर भी दे सकते हैं। ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? 1 डिग्री है। ये कौन सा है? 2 डिग्री। और ये कौन सा है? 3 डिग्री। और सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री होता है, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री। तो ऐसे भी हम इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से एक एग्जांपल ये वाला भी है। इसमें अब डायरेक्टली बता सकते हैं, अब अल्फा H काउंट करने की जरूरत नहीं है। पहले हमको ये देखना है बताइए क्या इसमें कहीं पर रेजोनेंस हो रहा है क्या? कोई पाई बॉन्ड वगैरह यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। इट मींस यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं होगा, यहाँ भी कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पर भी कोई रेजोनेंस नहीं है। तो बस अब हम सोल्व किससे करेंगे? हाइपर कंजुगेशन से। और अल्फा H चेक करने की जरूरत नहीं है, डिग्री से आंसर निकालो। ये वाला कार्बन 1 डिग्री, ये कार्बन 2 डिग्री और ये कार्बन 3 डिग्री है। और 3 डिग्री का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है, इसलिए ये मोस्ट स्टेबल होगा, ये उससे कम और ये उससे भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर हाइपर कॉन्जुगेशन से चेक कर सकते हैं। आई बात समझ? चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं यहाँ पर, हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बन फ्री रेडिकल। अब कार्बन फ्री रेडिकल में भी हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, ये मैंने कुछ टाइम पहले भी तुमको बताया था। कैसे होगा ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर डायरेक्टली। देखो ये हमें दे रखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट, दिस इज इथाइल फ्री रेडिकल। अब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों होगा? देखो ये वाला कार्बन कैसा है? sp2 है और ये कार्बन sp3 है और sp3 कार्बन पर 3 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो हाइपर कंजुगेशन होगा। कैसे होगा? देखो इस वाले कार्बन के पास ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन है और इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो क्या होगा? इसका 1 इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा और इस बॉन्ड का होमोलैटिक क्लीवेज होगा। होमोलैटिक क्लीवेज के बाद इसका 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और एक जो बचेगा वो कहां चला जाएगा? ऊपर हाइड्रोजन पर। तो बनेगा क्या? यहां बनेगा H पर आएगा, H पर यहां पर आएगा डॉट फ्री रेडिकल और C और H के बीच में कोई बॉन्ड नहीं रहेगा और यहां बन जाएगा पाई बॉन्ड। तो कुल मिलाकर हुआ क्या? ये सिग्मा बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो अब देखो ये वाला सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज हुआ, तो ये दोनों भी तो हो सकते हैं। ठीक है, ये वाला हुआ तो ये स्ट्रक्चर बना। अब ये वाला होगा तो क्या बनेगा? अब इस वाले पर H डॉट आएगा और यहां पर बनेगा डबल बॉन्ड, बाकी ये दोनों सिग्मा बॉन्ड एज इट इज रहेंगे। अब लास्ट में ये वाला सिग्मा बॉन्ड भी तो पार्टिसिपेट करेगा, तो ये पार्टिसिपेट करेगा, तो अब यहां पर C और H के बीच में कोई बॉन्ड नहीं रहेगा। इस पर आएगा H डॉट और यहां बन जाएगा पाई बॉन्ड। ठीक है, तो एक बार यहां पर नो बॉन्ड हुआ, एक बार यहां नो बॉन्ड हुआ और एक बार यहां पर नो बॉन्ड होगा। तो टोटल हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर अगेन कितने कहेंगे? 3, 1, 2 एंड 3। इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें इसके हाइब्रिड के, हाइब्रिड कैसे बनाएंगे? देखो तो तीनों अल्फा H के बीच में पार्शियल
सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ भी पार्शियल सिग्मा बॉन्ड, लेकिन यहाँ बनेगा पार्शियल पाई बॉन्ड। ठीक है। अब चार्जेस की बात करें तो फ्री रेडिकल में किसी भी एटम पर कोई चार्ज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन कहां पर डिस्पर्स हुआ, पहले इस कार्बन पर था, फिर यहां पर आया, फिर इस वाले H पर और फिर इस वाले H पर। तो ये हम लिखेंगे डेल डॉट, यहां पर भी डेल डॉट और यहां पर भी डेल डॉट हो जाएगा। तो एक जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो इतने एटम पर डिस्पर्स हो रहा है। तो जितने ज्यादा एटम पर ये ऑड इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स होगा उतना ही इस रेडिकल का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है। तो जो कार्बन फ्री रेडिकल है उसको स्टेबिलिटी को भी हम हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? इस टाइप से देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही वो फ्री रेडिकल स्टेबल होगा। ठीक है। जैसे ये हमें एग्जांपल दे रखा है यहां पर CH3 डॉट, दिस इज मिथाइल फ्री रेडिकल, दिस वन इज इथाइल फ्री रेडिकल, ये वाला आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल और ये है टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। ठीक है। अब बस क्या करना है, अल्फा H काउंट करना है। तो अल्फा H में इस वाले कार्बन से अटैच्ड यहां पर कुछ भी नहीं है, यहां कोई अल्फा कार्बन नहीं है, जीरो अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है। इस वाले केस में इस कार्बन के रेस्पेक्ट में ये वाला कार्बन अल्फा है, तो इसमें हम कहेंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है। इस वाले केस में इसके रेस्पेक्ट में ये कार्बन भी अल्फा और ये कार्बन भी अल्फा है, तो 2 अल्फा कार्बन पर टोटल 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 6 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, ये भी हुआ। आगे चले, इस वाले केस में देखो, यहां पर ये अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा है, तीनों अल्फा कार्बन। तो टोटल अल्फा H कितने हो गए, 3 + 3 + 3 9 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है। तो क्या कहेंगे, मोस्ट स्टेबल 9 अल्फा H वाला, उससे कम 6 अल्फा H, उससे कम 3 अल्फा H वाला और लास्ट में ये हो जाएगा। तो ठीक से अगर हम देखें तो इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर भी कैसा आया, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री रेडिकल है। तो इनका ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा स्टैंडर्ड CH3 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री। ये कार्बन फ्री रेडिकल का स्टैंडर्ड स्टेबिलिटी ऑर्डर है। लेकिन फिर से वही बात, ये ऑर्डर तब तक वैलिड होगा जब तक ये कार्बन फ्री रेडिकल में कोई रेजोनेंस वगैरह नहीं हो रहा हो। अगर रेजोनेंस हो रहा है तो फिर ये ऑर्डर चेंज भी हो सकता है। लेकिन बस हमको ये देखना है कि कभी भी हमें किसी कार्बन फ्री रेडिकल में अगर स्टेबिलिटी चेक करना है तो पहले ये देख लो कि रेजोनेंस हो रही कि नहीं हो रही। अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, आई बात समझ, तो फिर हम किससे बात करेंगे, सिर्फ अल्फा H से हम चेक कर लेंगे। ठीक है। 1-2 एग्जांपल हम और ले सकते हैं। यहां पर देखो, एग्जांपल नंबर 2। अब मैं तुम्हें इस फॉर्मेट में ये दूंगा, यहां पर हमें ऐसे दे रखा है रेडिकल। ठीक है, ये दे रखा है इस टाइप का रेडिकल। अब देखो कैसे इसको हम सॉल्व करें। तो यहां पर ये 1 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। रेजोनेंस इसमें कहीं पर भी नहीं हो रहा है, कहीं पर भी नहीं हो रहा है। तो इस केस में मोस्ट स्टेबल यहां पर कौन सा हो जाएगा, ये मोस्ट स्टेबल, ये मतलब 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। तो मोस्ट स्टेबल 3 वाला, देन 2 वाला, देन 1 वाला। अब एक एग्जांपल यहां पर हम रेजोनेंस प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन से भी कंपेयर कर सकते हैं। देखो एग्जांपल नंबर 3, हमें सपोज एक एग्जांपल दे रखा हो CH3 CH2 डॉट, ये डबल बॉन्ड एक हमने ले लिया। प्यारे बच्चों, हमें कमेंट्स में रोज कई सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं या फिर ये वाला टॉपिक हमें समझाएं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे हिट करें। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जितने भी जो भी टॉपिक आप लोग कह रहे हैं कि इसका वीडियो बनाइए या फिर ये हमें समझाएं, ये सब ऑलरेडी उस पर अपलोड कर रखा है।
तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूँ कि आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा और जो भी आगे आने वाले वीडियो होंगे वो भी आप आसानी से देख सकेंगे। एक एग्जांपल यहां पर हमने लिया CH2 डॉट डबल बॉन्ड, इस टाइप का ले सकते हैं, ठीक है। एक और हमने लिया यहां पर CH3, यहां पर ले सकते हैं डॉट, और या चलो इस डॉट को यहां लगा सकते हैं, और एक लास्ट में हम ले रहे हैं CH3 एंड यहां पर डॉट लिया, ठीक है। अब इन चारों रेडिकल को हमें स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। कैसे करेंगे देखो, पहले यहां पर चेक करो किस किस पर रेजोनेंस हो रहा है और किस किस पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो ठीक से समझना, इस वाले में ये जो डॉट है ये डॉट इस पाई बॉन्ड के कंजुगेशन में है और ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के भी कंजुगेशन में है। इट मींस यहां पर ओरल कंजुगेशन में 2 पाई बॉन्ड है एंड 1 ऑड इलेक्ट्रॉन है। इस वाले केस में ये ऑड इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड के कंजुगेशन में है, तो इसमें भी रेजोनेंस होगा, इसमें भी रेजोनेंस होगा, और डेफिनेटली इसके नंबर ऑफ RS ज्यादा होंगे। तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल तो ये हुआ। अच्छा, यहां पर कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हाइपर कंजुगेशन, और इसमें भी कोई रेजोनेंस की कंडीशन नहीं है, इसमें भी सिर्फ हाइपर कंजुगेशन है। तो यहां पर फर्स्ट 2 ऐसे हैं जिसमें रेजोनेंस है और लास्ट 2 ऐसे हैं जिसमें रेजोनेंस नहीं है। तो सिंपल सा याद रखो, रेजोनेंस वाले मोर स्टेबल होंगे। तो इन दोनों का स्टेबिलिटी इन दोनों से तो ज्यादा होगा, पक्का है। तो अब देखो इन दोनों में मोर स्टेबल कौन, ये वाला। क्यों? इसमें 2 पाई बॉन्ड है और इसमें एक अकेला पाई बॉन्ड है। तो यहां पर मोस्ट स्टेबल होगा A ग्रेटर देन B। अब B और C में कंपेयर करें तो ये वाला देखो, ये 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। तो 3 डिग्री रेडिकल में और 2 डिग्री रेडिकल में स्टेबल कौन होता है? 3 डिग्री वाला मोर स्टेबल होता है। और इसमें कंपेयर करें, इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसमें सिर्फ हाइपर कंजुगेशन है, जबकि इसमें रेजोनेंस हो रहा है। तो रेजोनेंस वाला मोर स्टेबल होगा हाइपर कंजुगेशन वाले से, याद रखो। तो इस टाइप से ये हम कार्बन फ्री डिग्री के स्टेबिलिटी को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो अभी तक इस टॉपिक में हमने लिया है हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकेटाइन, ये हमने बात कर ली है, स्टेबिलिटी की भी हमने बात कर ली है। उसके बाद फिर हमने लिया कार्बन फ्री रेडिकल में हाइपर कंजुगेशन और स्टेबिलिटी की भी हमने बात करी है। अब इसी में नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन। ये देखिए नेक्स्ट हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन। अब इसमें कैसे करेंगे, यहां पर ये हमने एक मॉलिक्यूल लिया हुआ है, इस केस में देखिएगा दिस कंपाउंड इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। दिस कंपाउंड इज प्रोपीन। प्रोपीन में भी हाइपर कंजुगेशन होता है। कैसे होता है, कंडीशन चेक करो। यहां पर ये वाला कार्बन sp2 कार्बन है और इसके पास वाला कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है, और ये sp3 कार्बन ही अल्फा कार्बन होगा और इस अल्फा कार्बन पर 3 अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। इट मींस एल्कीन में भी हाइपर कंजुगेशन होता है, ठीक है। कैसे होगा, देखो क्या होगा, अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड यहां पर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड इस वाले कार्बन पर डीलोकलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा नेक्स्ट, देखो ये वाला सिग्मा बॉन्ड पाई में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर पाई में कन्वर्ट होंगे। इट मींस हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, इसका इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो H पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, और यहां पर C और H के बीच में कोई बॉन्ड नहीं रहेगा, इसलिए तो हम इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, ठीक है। और यहां पे बनेगा पाई बॉन्ड, और चूंकि ये पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट हो रहा है तो इस वाले C पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। ये प्रोपीन का फर्स्ट हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, चूंकि ये सिग्मा बॉन्ड अगर डीलोकलाइज हो रहा है तो ये दोनों सिग्मा बॉन्ड भी तो डीलोकलाइज हो सकते हैं, यस ऑब्वियसली। तो ये वाला सिग्मा बॉन्ड अगर डीलोकलाइज्ड हुआ तो स्ट्रक्चर बनेगा नेक्स्ट ये वाला। अब क्या होगा, इसके और इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होगा। अच्छा, यहां पर बनेगा पाई बॉन्ड और यहां पर आएगा लोन पेयर अनचार्ज नेगेटिव, ये सेकंड हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। और एक और क्या पॉसिबिलिटी है कि ये वाला सिग्मा बॉन्ड पाई में कन्वर्ट हो, ये पाई में कन्वर्ट हो और ये पाई बॉन्ड वापस यहां पर आ जाए। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये वाला कि इस कार्बन के और इस हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होगा,
प्लस यहां बनेगा पाई बॉन्ड और इस पर आ जाएगा लोन पेयर। ठीक है, तो इस टाइप का ये इसका होगा थर्ड हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर। कहने का मतलब जितने भी अल्फा हाइड्रोजन हैं उन सभी के सिग्मा बॉन्ड एक एक करके सभी के सभी डीलोकलाइज्ड होंगे। ठीक है, अब हाँ एक साइन इसमें हम ये भी लगा सकते हैं इनको अलग अलग करने के लिए, ये सभी के सभी हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद लास्ट में अब हमें बनाना है इन सभी का हाइब्रिड। हाइब्रिड कैसे बनाएंगे? देखो हाइब्रिड क्या होगा, यहां पर C और H के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा? पार्शियल सिग्मा बॉन्ड। यहां पे भी पार्शियल सिग्मा, यहां पर भी पार्शियल सिग्मा, बना दिया पार्शियल सिग्मा। इसके अलावा इन दोनों कार्बन के बीच में पार्शियल पाई बॉन्ड और इसके बीच में भी पार्शियल पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये तो हमने पार्शियल बॉन्ड बना दिए। चार्जेस की बात करें, चार्जेस में देखो तीनों अल्फा हाइड्रोजन पे चार्ज, इस पर भी पॉजिटिव आ रहा है, यस। यहां पर इस पर भी तो प्लस आएगा। जब इसका सिग्मा बॉन्ड पाई में कन्वर्ट होगा तो इस पर भी H प्लस आएगा, और जब इसका सिग्मा बॉन्ड पाई में कन्वर्ट होगा तब इस पर भी प्लस आएगा। तो एक एक करके तीनों अल्फा H पर प्लस चार्ज आएगा। तो यहां पर इसमें अब हम चार्ज लिखेंगे डेल पॉजिटिव और इस पर भी डेल पॉजिटिव, एंड इस वाले C पे चार्ज होगा डेल नेगेटिव। तो ये हुआ इसका हाइब्रिड। अब यहां पर एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को समझना। क्या क्वेश्चन है वो? प्रोपीन में 3 कार्बन है, दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3। चलो ठीक है, इसको हम एक डिफरेंट कलर की चौक से इनकी नंबरिंग कर सकते हैं। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3। हमें यहां पर ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है, इन बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है। C1 C2 बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है और C2 C3 की बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है। देखो अब यहां पर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है ये होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। क्या कहा मैंने? कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। अब देखो क्वेश्चन ये है कि जो प्रोपीन होता है ये हमने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमने प्रोपीन लिया। प्रोपीन में हमने ये कार्बन दिया, दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3। अब होता क्या है, प्रोपीन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बॉन्ड लेंथ हमें क्या लगता है कि जो सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड लेंथ कितना मैंने बोला 1.54। तो ये जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ये बॉन्ड लेंथ कितना होना चाहिए 1.54। बट एक्चुअल में C1 C2 जो बॉन्ड लेंथ होती है दिस इज लेस देन 1.54 एंगस्ट्रॉम। एक्चुअल में C1 C2 के बीच की बॉन्ड लेंथ 1.54 से कम होती है। और जो C2 C3 बॉन्ड लेंथ है, जो डबल बॉन्ड है, देखो इस वाले बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड से कंपेयर करेंगे और इस वाले बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ को हम डबल बॉन्ड से कंपेयर करेंगे। तो C2 C3 की जो बॉन्ड लेंथ होती है ये एक्चुअल में 1.34 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होती है। अब ये जो लॉजिक है बॉन्ड लेंथ का, इसको अब हम हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं देखना, हो क्या रहा है यहां पर देखो कार्बन, इन दोनों कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है। ये पार्शियल पाई बॉन्ड किसको शो कर रहा है? बॉन्ड फॉर्मेशन को। और ये वाला जो पार्शियल पाई बॉन्ड है ये किसको शो कर रहा है? बॉन्ड ब्रेकिंग को। तो यहां पर सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है, आ रहा है। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। तो यही रीजन है कि C1 C2 के बीच की बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम से कम होती है। और यहां पर इन दोनों कार्बन के बीच में दिस इज C2 एंड C3, इनके बीच में क्या हो रहा है? पार्शियल पाई बॉन्ड बन रहा है, मतलब ये ब्रेक हो रहा है। तो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है मतलब इसमें पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर कम होगा। तो इनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो बॉन्ड लेंथ 1.34 से ज्यादा होगी। तो प्रोपीन की जो एबनॉर्मल बॉन्ड लेंथ है उसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा और
चूंकि एल्कीन में हाइपर कंजुगेशन है तो एल्कीन की स्टेबिलिटी को हम हाइपर कंजुगेशन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो कैसे समझना, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, उस एल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन अल्फा हाइड्रोजन से हम एल्कीन स्टेबिलिटी को तभी कंपेयर करेंगे जब उसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है। अगर रेजोनेंस हो रहा है तो फिर उसमें रेजोनेंस कॉन्सेप्ट भी ऐड करना पड़ेगा। देखेंगे वो एग्जांपल भी आएंगे भी। तो क्वेश्चन हमें दे रखा है, प्रॉब्लम है कंपेयर स्टेबिलिटी इन फॉलोइंग कंपाउंड, मतलब इन कंपाउंड की स्टेबिलिटी को हमें कंपेयर करना है। कंपाउंड दे रखा है इथीन, ये कंपाउंड दे रखा है प्रोपीन, दिस कंपाउंड इज ब्यूटूइन, ब्यूटूइन ये वाला कंपाउंड है 1 2 3 4 कार्बन का चेन है, सेकेंड कार्बन पर मिथाइल है और यहां पर डबल बॉन्ड है तो इसका नेम हो जाएगा 2 मिथाइल। ये नंबर 1 ये नंबर 2 मिथाइल ब्यूटूइन। ठीक है। अच्छा इस वाले केस में अगेन नेमिंग की बात करें 1 2 3 4 कार्बन का चेन है और यहां से नंबरिंग करेंगे 1 ये 2 पर मिथाइल और 3 पर भी मिथाइल। क्या नेम होगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटूइन। ये हमें एल्कीन दे रखी है। अब इसमें हमें स्टेबिलिटी निकालना है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सबसे पहले देखो क्या कहीं पर रेजोनेंस हो रहा है क्या, इस पाई बॉन्ड का इन पाई बॉन्ड का किसी के साथ हाइपर कोई रेजोनेंस हो रहा है क्या, तो देख रहे हैं हम इसमें कहीं कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो अब हम सिर्फ और सिर्फ इसको हाइपर कंजुगेशन से ही सॉल्व करेंगे, दैट्स ऑल। ठीक है। कैसे, इस वाले केस में देखो इन दोनों कार्बन के आजू बाजू में कोई कार्बन नहीं है, मतलब कोई अल्फा कार्बन प्रेजेंट नहीं है। इस वाले केस में आओ, इस वाले केस में इस कार्बन के रेस्पेक्ट में लेफ्ट साइड में ये कार्बन अल्फा है तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये हमने लिखा 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पे आओ, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, इसके रेस्पेक्ट में ये वाला अल्फा कार्बन, तो 3 अल्फा एच यहां पर है, 3 अल्फा एच यहां पर है, कितने हो गए 6 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे मिले। इस वाले केस में इस वाले कार्बन से अटैच्ड ये दोनों कार्बन अल्फा, ये भी अल्फा ये भी अल्फा और इसके रेस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा, तो टोटल 3 अल्फा कार्बन और 3 अल्फा हाइड्रोजन 3 + 3 + 3 9 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये लिखा 9 अल्फा हाइड्रोजन। और लास्ट वाले केस में देखो इसके रेस्पेक्ट में ये भी अल्फा कार्बन ये भी अल्फा कार्बन, अल्फा अल्फा, यहां पर ये भी अल्फा और ये भी अल्फा कार्बन, टोटल 4 अल्फा कार्बन है। तो अल्फा एच कितने होंगे 3 + 3 + 3 + 3 कितने हो गए 12, यहां हो गए 12 अल्फा हाइड्रोजन। और ये बात समझ में, तो बस अब देख लो किसमें सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है 12 में सबसे ज्यादा, तो मोस्ट स्टेबल जो एल्कीन होगा वो ये वाला होगा, उससे कम 9 अल्फा एच वाला एल्कीन, उससे कम 6 अल्फा एच वाला एल्कीन होगा, उससे भी कम 3 अल्फा एच वाला एल्कीन होगा और लास्ट में हम बोलेंगे इथीन। लीस्ट स्टेबल इन सब में एल्कीन कौन सी होगी इथीन होगी। तो अल्फा एच की बेसिस पर हम एल्कीनों की स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं। और एक हमने इसमें बात करी थी बॉन्ड लेंथ की, तो ये भी ठीक से तुम्हें पता होना चाहिए। चलो ठीक है, एल्कीन की स्टेबिलिटी का हमने एक एग्जांपल ये लिया है, चलिए ठीक है, इसके अलावा और हम कुछ एग्जांपल्स के भी और बात करेंगे। तो ये देखिए इसमें नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल हमें दे रखा है इस टाइप का कंपाउंड 6 मेंबर रिंग है, एक डबल बॉन्ड यहां दे रखा है, इसमें यहां दे रखा है और इसमें यहां पर दे रखा है। अब आप ठीक से देखो इन सभी पे एक सिंगल पाई बॉन्ड है बस, इसका मतलब इसमें कहीं पर भी कोई रेजोनेंस तो नहीं होगा, होगा तो सिर्फ हाइपर कंजुगेशन। तो मतलब हम अल्फा एच की बेसिस पर इनको स्टेबिलिटी की चेक कर सकते हैं। देखो कैसे, फर्स्ट वाले केस में ये डबल बॉन्ड है तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा होगा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा होगा। अब आपको ये अच्छे से आना चाहिए कि किस अल्फा कार्बन पर कितना अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो 3 + 3 + 2 एंड +2 कितना हो गया 10, तो इस वाले के पास हुए 10 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पे काउंट करें तो इस कार्बन के रेस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा है तो ये कार्बन भी अल्फा होगा और इसके रेस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा है। अब देखिए 3 अल्फा एच यहां से मिलेगा, एक यहां पर होगा, हो गए 4 और यहां से मिलेगा 2, तो टोटल हो गया इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन।
यहां पर आए तो इसके रिस्पेक्ट में 2 यहां पर अल्फा एच है, इसमें ये अल्फा कार्बन, इसमें ये भी अल्फा कार्बन, तो 2 अल्फा एच यहां पर होगा और 1 यहां पर होगा, तो टोटल अल्फा एच यहां पर होगा 3। तो देखिए 10 अल्फा एच, 6 और 3, तो मोस्ट स्टेबल एल्कीन कौन सी होगी? A, B, C। इस टाइप से इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3। अब इसमें भी बस एक एक पाई बॉन्ड है, कोई रेजोनेंस नहीं है, सिर्फ अल्फा एच से ही हमें इनका स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। तो इस वाले केस में डबल बॉन्डेड कार्बन ये है, तो ये अल्फा कार्बन होगा, ये भी अल्फा, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, तो 2 यहां से अल्फा एच मिलेंगे, 2 अल्फा एच यहां पर होंगे, हो गए 4, 3 प्लस 3 कितना हो गया? 6, 6 प्लस 4 10, तो यहां पर टोटल अल्फा हाइड्रोजन 10। इसमें आओ, इस वाले केस में देखो, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन अल्फा है और ये कार्बन भी अल्फा है, इधर तो कोई अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो 3 and 1 4, यहां पर मिले 4 अल्फा हाइड्रोजन। इस वाले केस में बात करें तो इसके रिस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा है तो ये कार्बन भी अल्फा होगा, तो 2 अल्फा एच यहां से मिलेंगे, तो 1 अल्फा एच यहां से भी मिलेगा, तो यहां पर मिले हमें 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो कितने, अब बताइए मोस्ट स्टेबल कौन सा? ऑब्वियसली 10 अल्फा एच वाला मोस्ट स्टेबल होगा, 4 का कम और ये लिस्ट हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ABC। ओके, नेक्स्ट आइए एग्जांपल नंबर 4 पे। ये डबल बॉन्ड दे रखा है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन तो ये भी अल्फा, तो 3 यहां से मिला, 2 यहां से मिला, कितने हो गए? 5 अल्फा, और ये भी तो कार्बन अल्फा होगा और 2 यहां से भी मिलेगा, तो 2 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया? 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर आओ, इसके रिस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा, ये भी कार्बन अल्फा, तो 2 अल्फा एच यहां होंगे, 2 यहां पर होंगे, कितना हो गया? 4 यहां से मिला, इसमें काउंट करो, इसके रिस्पेक्ट में यहां पर तो 2 अल्फा एच यहां होंगे और 1 अल्फा एच यहां पर भी होगा, तो यहां से मिलेगा 3 अल्फा हाइड्रोजन। बताइए मोस्ट स्टेबल, डेफिनेटली 7 वाला, 4 वाला और कम, और 3 वाला लीस्ट स्टेबल। ओके, यहां पर आइए नंबर 5। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, ताकि और भी जितने ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये वीडियोस पहुँचें। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि आपके इसी प्यार और स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन की टीम बहुत ही मोटिवेटेड है फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कंटेंट प्रोवाइड करने के। में इसके रिस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन अल्फा और ये कार्बन भी अल्फा, तो डेफिनेटली यहां पर CH3 होगा, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो गए? 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पे आओ, सॉरी यहां पर ये 2 होगा, नॉट 3। ओके, तो इसके रिस्पेक्ट में यहां पर ये कार्बन अल्फा और ये कार्बन भी अल्फा होगा, तो 3 प्लस 2 कितना हुआ? 5 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर होंगे। इसके रिस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा होगा और इसके पास बस एक ही अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, याद रखो। तो मोस्ट स्टेबल 9 वाला, उससे कम 5 और सबसे कम 1 वाला। ठीक है, तो ये हुए स्टेबिलिटी चेक करने का तरीका। नंबर 6 में आओ। अब नंबर 6 बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसको समझना। देखो नंबर 6 में यहां पर 2 पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, 2 पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, मतलब दोनों पाई बॉन्ड में रेजोनेंस होगा, तो यहां रेजोनेंस है प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, दोनों है। कैसे? रेजोनेंस भी है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा, इसके रिस्पेक्ट में ये भी अल्फा और ये भी अल्फा है, तो टोटल अल्फा एच कितना हुए? 2 प्लस 2 4 प्लस 3 7, यहां पर 7 अल्फा हाइड्रोजन है। इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस भी होगा एंड हाइपर कंजुगेशन भी होगा, 7 अल्फा एच है। यहां पे आओ, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, रेजोनेंस तो यहां पर भी है, रेजोनेंस तो यहां पर भी है। अच्छा, अब अल्फा एच देखो, अब अल्फा एच अगर हम देखें तो इसके रिस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा, इसके रिस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा, तो बताइए कितने अल्फा एच हुए? 2 प्लस 2, यहां पर 4 अल्फा एच है। देखो रेजोनेंस भी है, 7 अल्फा एच भी है, रेजोनेंस भी है, 4 अल्फा एच है। यहां पे आओ, यहां पर ये दोनों पाई बॉन्ड में कोई रेजोनेंस नहीं है, दोनों के बीच में 2 सिग्मा बॉन्ड इधर भी है, 2 सिग्मा बॉन्ड इधर भी है,
तो इस वाले मॉलिक्यूल में कोई रेजोनेंस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हाइपर कंजुगेशन होगा। और अगर हाइपर कंजुगेशन है तो अल्फा एच कैलकुलेट करेंगे। तो इन दोनों कार्बन के रेस्पेक्ट में ये कॉमन कार्बन ये अल्फा, तो 2 अल्फा यहां पर होंगे। इन दोनों के रेस्पेक्ट में ये कार्बन भी अल्फा, तो 2 अल्फा एच यहां पर भी होंगे, ये कॉमन होंगे। और एक ये कार्बन भी अल्फा होगा, तो 2 + 2 4 + 3 7 अल्फा एच। यहां पे देखो इन दोनों के रेस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा और इनके रेस्पेक्ट में ये कार्बन भी अल्फा, कितने अल्फा एच 3। इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, लेकिन इन दोनों में कंजुगेशन है, मींस रेजोनेंस भी होगा। तो रेजोनेंस वाले कंपाउंड की स्टेबिलिटी इस टाइप के कंपाउंड से ज्यादा, तो ये दोनों मोर स्टेबल होंगे इन दोनों से। तो अच्छा, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन? रेजोनेंस यहां पर भी है, रेजोनेंस यहां पर भी है, तो आप किस बेसिस पे निकालेंगे? अल्फा एच इसमें ज्यादा है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। अच्छा, इन दोनों में देखो, इन दोनों में सिर्फ अल्फा एच से ही हम कंपेयर करेंगे, तो इसमें C विल बी मोर स्टेबल देन D। अच्छा, इन दोनों में बताइए, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा, समझे? इस टाइप से सॉल्व करेंगे। यहां पर आइए नंबर 7 में, दिस कंपाउंड इज ब्यूट 1-इन और ये वाला ब्यूट 2-इन, तो इसमें ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन अल्फा, इस वाले में यही अल्फा, तो कितने अल्फा एच 2, यहां पे 3 + 3 कितना 6 हो जाएगा, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, याद रखो। अच्छा, एक चीज और यहां पर मैं ये भी कह सकता हूं, एक एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं, ये हमने लिया, ठीक है। अब हमने यहां पर ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। इसमें अल्फा एच काउंट करें तो इसमें ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा, तो यहां पर भी 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। अब देखो, ये वाला कंपाउंड भी 6 अल्फा एच, इसमें भी 6 अल्फा एच, लेकिन तुम्हें पता होगा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में टॉपिक आएगा, जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे उसमें ये टॉपिक आएगा ज्योमेट्रिकल। ये वाला होता है ट्रांस, ये ज्योमेट्री होती है ट्रांस और ये ज्योमेट्री होती है सिस। सेम ग्रुप सेम साइड है तो सिस बोलते हैं, और सेम ग्रुप अगर डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में अपोजिट साइड है तो उसको ट्रांस कहा जाता है। तो सिस और ट्रांस में ट्रांस विल बी मोर स्टेबल, तो यहां पर प्रॉपर आंसर होगा C ग्रेटर देन B, सॉरी B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन A। ये आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा, BCA। सबसे कम स्टेबल होगा, रीजन देयर आर ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इस वाले केस में देखो, दिस कंपाउंड इज 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और नंबर 1 नंबर 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, दिस इज हेक्स 2-इन और ये होगा हेक्स 3-इन। मैं अल्फा एच काउंट करो, यहां पर ये अल्फा कार्बन, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा, तो 2 अल्फा एच यहां पर होंगे, 3 अल्फा एच यहां पर होंगे, तो यहां पर होंगे 5 अल्फा हाइड्रोजन। वहां पर चेक करें, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला अल्फा और इसमें भी ये वाला अल्फा, तो 2 + 2 कितना हुआ 4। तो देखो मोर स्टेबल कौन सा होगा, 5 वाला मोर स्टेबल होगा, ठीक है। चलिए नंबर 9, बेहतरीन क्वेश्चन। देखो इस वाले केस में तीनों कंपाउंड में 3 डबल बॉन्ड दे रखा है, यहां पर भी 3 डबल बॉन्ड है, यहां पर भी 3 डबल बॉन्ड है और यहां पर भी 3 डबल बॉन्ड है। बट यहां पर डबल बॉन्ड किस तरह से है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, रेजोनेंस होगा, और इस रेजोनेंस में ये तीनों पाई बॉन्ड कंट्रीब्यूट करेंगे। यहां पे आओ, डबल सिंगल डबल, देन सिंगल फिर सिंगल, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, बट ये पाई बॉन्ड इनके कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो रेजोनेंस इनमें इन दोनों पाई बॉन्ड में होगा, जबकि यहां रेजोनेंस इन तीनों पाई बॉन्ड में होगा। इस वाले में आओ तो तीनों पाई बॉन्ड आइसोलेटेड कंडीशन में है, तीनों में कोई रेजोनेंस नहीं होगा, तो मोस्ट स्टेबल यहां पर हो जाएगा A, देन B, देन C। मोर कॉन्जुगेशन मोर स्टेबल, लेस कॉन्जुगेशन लेस स्टेबल, और इसमें तो कॉन्जुगेशन है ही नहीं, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, तो इन तीनों में ये लीस्ट स्टेबल होगा, याद रखो, ठीक है। ये वाला केस देखो, अब यहां समझना, नंबर 10th एग्जांपल में डबल सिंगल डबल,
अगर टू डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड हो, अब देखो अगर एक डबल बॉन्ड मॉलिक्यूल में हुआ, एक डबल बॉन्ड हुआ, उसको हम बोलेंगे एल्कीन। लेकिन अगर मॉलिक्यूल में टू डबल बॉन्ड है तो वो कहा जाएगा डाइईन। ठीक है, तो ये भी डाइईन है, ये भी डाइईन है और ये भी डाइईन है। अब देखो टू डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है तो उसको कहा जाता है कॉन्जुगेटेड डाइईन। अगर टू डबल बॉन्ड के बीच में कम से कम दो सिग्मा बॉन्ड हो, कम से कम दो सिग्मा बॉन्ड हो तो उसको कहा जाता है आइसोलेटेड डाइईन। और अगर टू डबल बॉन्ड कंटिन्यूअसली है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है क्यूमुलेटेड डाइईन। और याद रखिएगा कॉन्जुगेटेड, आइसोलेटेड और क्यूमुलेटेड सिस्टम में ऑलवेज conjugate system will be more stable just because of resonance हो रहा है इसलिए ये more stable होगा। और cumulated least stable होता है, सबसे कम stable होता है। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड क्लोज है, इन दोनों के बीच में रिपल्शन होता है। तो यहां पर मोस्ट स्टेबल हो जाएगा A, then B, then C। इस टाइप से हम इन जितने भी एल्कीन है उनकी स्टेबिलिटी को हम कंपेयर कर सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में हमने बात करी थी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की। ठीक है, टॉपिक हमारा चल रहा था हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। शॉर्ट में इसको बोलते हैं HOH। तो देखिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या होगा इसको समझ लेते हैं हम लोग। The amount of energy released when 1 mole of hydrocarbon undergo complete hydrogenation. It means HOH का मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर हाइड्रोकार्बन है अनसैचुरेटेड जिसमें डबल बॉन्ड हो, या तो वो डबल बॉन्ड एल्कीन वाला हो या फिर वो एल्काइन हो, की रिएक्शन हाइड्रोजन से करें। जैसे हमने ये कंपाउंड यहां पे लिया, दिस कंपाउंड इज साइक्लोहेक्सीन, इसकी रिएक्शन हमने H2 से कराई तो क्या होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा एंड टू न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं। एंड ओवरऑल ये जो रिएक्शन होती है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बिकॉज एक वीक बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है एंड टू न्यू स्टेबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। तो बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो ओवरऑल इसमें एनर्जी रिलीज होती है और ये होती है 29 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसी को बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, अब यहां पर देखो साइक्लोहेक्सीन का रिएक्शन H2 से हमने करा तो ऑब्जर्व वैल्यू हमें मिलती है 29 किलो कैलोरी। सिमिलरली अगर ये वाला कंपाउंड दे रखा हो, दिस इज 1 2 3 4 साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइईन, इसका रिएक्शन अगर H2 से करें तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2 रिक्वायर्ड होंगे एंड इससे भी कंपाउंड बनेगा साइक्लोहेक्सेन। तो यहां पर 2 पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे एंड 4 न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो जितने ज्यादा पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो देखो इस केस में एनर्जी रिलीज होती है 58 किलो कैलोरी पर मोल। कुल मिलाकर क्या हुआ, अगर एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो 29 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रही है, और अगर 2 पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे तो डेफिनेटली एनर्जी और ज्यादा रिलीज होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने ज्यादा पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे, जितने ज्यादा पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे उतना ही एनर्जी रिलीज होगा, मींस उस कंपाउंड की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी ही ज्यादा होगी। तो क्या रिलेशन होगा, अब देखो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन HOH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। फर्स्ट प्रेफरेंस ऑलवेज गिवन टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, सेकंड जो प्रेफरेंस है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। लेकिन इसके बाद हम तभी करेंगे इफ पाई बॉन्ड्स आर सेम। अगर पाई बॉन्ड सेम है तो फिर हम उसको स्टेबिलिटी से कंपेयर करेंगे, लेकिन अगर पाई बॉन्ड ही डिफरेंट है तो फिर हमें किससे सॉल्व करना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से। जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे HOH उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये तो हुआ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का थ्योरी। अब चलिए कुछ कंपाउंड्स हमें यहां पर गिवन है, इनका हमें HOH का ऑर्डर निकालना है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, कंपेयर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इन फॉलोइंग कंपाउंड। तो फर्स्ट कंपाउंड हमें ये दे रखा है। अब देखो इसमें भी 1 पाई बॉन्ड है, इसमें भी 1 पाई बॉन्ड, इसमें भी 1 पाई बॉन्ड, तीनों में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है। तो अब हम इससे सॉल्व करेंगे इनकी स्टेबिलिटी से। जो मोस्ट स्टेबल होगा उसका HOH कम होगा। तो देखो सबसे पहले हम बात करें इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर।
ये हमने लिखा यहां पर स्टेबिलिटी ऑर्डर। बताइए, तुम्हें याद होगा इसके पहले हमने एल्कीन की स्टेबिलिटी की बात करी थी, वहां पर ये एग्जांपल्स लिए थे। इसमें 10 अल्फा एच है, इसमें 5 अल्फा एच है और इसमें 3 अल्फा एच है। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम लोगों को अल्फा एच कैलकुलेट करना आता होगा। तो स्टेबिलिटी यहां पर क्या होगा, स्टेबिलिटी होगा ए बी सी, ए मोस्ट स्टेबल होगा, तो इसी का रिवर्स क्या होगा, एचओएच का ऑर्डर होगा। तो ए का एचओएच कम, बी का ज्यादा और सी का एचओएच सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए इस वाले केस में देखो, यहां पर 2 पाई बॉन्ड है, यहां पर भी 2 पाई बॉन्ड है, जबकि यहां पर एक ही पाई बॉन्ड है। तो ये तो कंफर्म है कि ए बी और सी में सी का एचओएच सबसे कम होगा। ठीक है, तो ये एचओएच का ऑर्डर हमने लिखा क्या, सबसे कम किसका, सी का। अब ए और बी में कंपेयर करना है, तो देखो ए वाले में दोनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है, इसमें रेजोनेंस होगा, जबकि ये दोनों कैसे हैं, आइसोलेटेड कंडीशन में है, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होगा। तो इसमें रेजोनेंस होगा तो ये मोर स्टेबल है, और मोर स्टेबल है तो डेफिनेटली इसका एचओएच कम हो जाएगा। तो ए और बी में एचओएच ज्यादा किसका हुआ, बी का ज्यादा होगा। तो बी का एचओएच सबसे ज्यादा, ए का एचओएच कम और सी का एचओएच सबसे कम हो जाएगा। समझे, इस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। इस वाले केस को देखो, नंबर 3 को सबसे पहले पाई बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे। 2 डबल बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड है, यहां पर भी 2 पाई बॉन्ड है, यहां पर भी 2 पाई बॉन्ड है, इट मींस पाई बॉन्ड तो सेम है, तो स्टेबिलिटी से चेक करेंगे। तो बताइए इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, ये वाला डबल सिंगल डबल, कॉन्जुगेटेड, आइसोलेटेड एंड ये क्यूमुलेटेड। तो क्या बोला था मैंने, कुछ टाइम पहले हमने बात करी है, मोस्ट स्टेबल कौन सा होता है, कॉन्जुगेटेड, दैट विल बी ए, देन आइसोलेटेड, और सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होगी, क्यूमुलेटेड डाइईन की। तो अगर ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर है तो एचओएच का ऑर्डर इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद अब हम बात करते हैं नंबर 4th एग्जांपल की। नंबर 4th में देखो, दिस कंपाउंड इज, अच्छा इसमें भी 1 डबल बॉन्ड, इसमें भी 1 डबल बॉन्ड, सॉरी यहां तो ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए, थोड़ा चेंज करें, इसको हम ऐसे बना दें, ये ब्यूट 1 इन और ये ब्यूट 2 इन। तो बताइए दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, दोनों में बी ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहां पर 3 + 3 6 अल्फा एच है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसका एचओएच कम हो जाएगा। तो इसके लिए एचओएच का ऑर्डर होगा, क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी, याद रखो। ठीक है, अब देखिए नंबर 5th एग्जांपल में, नंबर 5th एग्जांपल में यहां पर 1 पाई बॉन्ड है, यहां पर 2 पाई बॉन्ड है और यहां पर 3 पाई बॉन्ड है। तो मैंने तुमसे कहा था कि जिसमें जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे उसका एचओएच उतना ही ज्यादा होगा, बोला था ये। लेकिन याद रखना इसमें, एज पर द डेफिनेशन इसका एचओएच सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन कम होता है इससे। चलो वैल्यूज में मैं लिख देता हूं, इसकी वैल्यू होती है 29 किलो कैलोरी पर मोल, इसका होता है 55.5 किलो कैलोरी पर मोल, और इसकी होती है 51 किलो कैलोरी पर मोल। ऐसा क्यों, इसमें 2 पाई बॉन्ड है, इसमें 1 पाई बॉन्ड है, डेफिनेटली इसका एचओएच इससे तो ज्यादा आ रहा है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें 2 पाई बॉन्ड है और इसमें 3 पाई बॉन्ड है, तो इसका एचओएच तो और ज्यादा होना चाहिए था, जबकि इसका एचओएच 51 ही है, इससे तो कम ही है। ऐसा क्यों, तो याद रखो ये स्पेशल केस है, दिस इज बेंजीन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करते हैं। आई बात समझ, यही रीजन है इसका एचओएच इससे कम होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ग्रेटर देन ए, और उसके बाद बी ग्रेटर देन सी, और सबसे कम हो जाएगा यहां पे कौन, ए। याद रखो इसको, ठीक है। चलिए खैर, ये एग्जांपल्स हुए, इसके बाद कुछ एग्जांपल्स के बाद अभी हम और करेंगे। ये देखिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6। अब इसमें हमें इनका एचओएच का ऑर्डर निकालना है, तो पहले हम इस कंपाउंड की बात करें। दिस कंपाउंड इज आइसोब्यूटीन, ये कंपाउंड होता है ट्रांस 2 ब्यूटीन,
ये कौन सी फॉर्म, ट्रांस फॉर्म, और ये कौन सी फॉर्म, सिस फॉर्म। तो इनकी नेमिंग है, ये आइसोब्यूटीन, दिस इज ट्रांस ब्यूट-2-इन, और ये सिस ब्यूट-2-इन। इसमें अल्फा एच की कौन बात करें तो 3 अल्फा एच यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, तो 6 अल्फा एच इसके पास भी है। इसमें भी 3 + 3 6 अल्फा एच यहां पर भी है, और इसके रिस्पेक्ट में यहां पर ये अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर भी है। अब ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें आप देख रहे हैं कि सभी में अल्फा एच सेम है, पाई बॉन्ड भी सब में एक ही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेबिलिटी की। तो याद रखो, ये मैं बता भी चुका हूं तुमको भी कि सिस और ट्रांस में ट्रांस मोर स्टेबल होता है। रीजन क्या है, सिस में दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड है, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन से सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है, तो ट्रांस और सिस में मोर स्टेबल ट्रांस होता है। अच्छा, ट्रांस ब्यूट-2-इन में और आइसोब्यूटीन में आइसोब्यूटीन मोर स्टेबल होता है, ये याद रखना। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि जब इसमें हाइपर कंजुगेशन होगा तो इस वाले कार्बन पर चार्ज नेगेटिव आएगा। ये कार्बन है 1 डिग्री, और 1 डिग्री कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, याद रखना। इस वाले केस में जब हाइपर कंजुगेशन होता है तो नेगेटिव चार्ज इन कार्बन पर आता है, और ये कार्बन होते हैं 2 डिग्री, और 2 डिग्री कार्बन पर नेगेटिव चार्ज कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होता है। तो यही रीजन है कि आइसोब्यूटीन का स्टेबिलिटी ऑर्डर इससे ज्यादा होता है। तो यहां पर अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी आंसर हो जाएगा A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। अगर ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है तो अब बताइए HOH का ऑर्डर क्या होगा, तो डेफिनेटली HOH का ऑर्डर इसी का रिवर्स हो जाएगा, A लेस देन B लेस देन C। इस टाइप से इसको हम सॉल्व करेंगे। नंबर 7 पर आइए। नंबर 7 में अब देखो, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड। अब बताइए कैसे चेक करेंगे, पाई बॉन्ड तो सेम है, तो बस स्टेबिलिटी से बात करेंगे। यहां पर ठीक से देखो, ये एक 4 मेंबर रिंग में डबल बॉन्ड आमने सामने है, तो ठीक से देखो ये वाली जो रिंग है ये एंटी एरोमेटिक रिंग है। इस वाले केस में ये नॉन एरोमेटिक है, तो नॉन एरोमेटिक में और एंटी एरोमेटिक में मोर स्टेबल कौन, ये। तो अगर ये मोर स्टेबल है तो इसका HOH कम होगा, तो बताइए HOH का ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, B का ज्यादा होगा। रीजन एंटी एरोमेटिक रिंग है, लिख भी सकते हैं यहां पर, ये लिखा एंटी एरोमेटिक, और ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, इस एग्जांपल में देखो नंबर 8 में ये इथीन और ये इथाइन। अब इसमें कैसे कंपेयर करें, सिंपल सी बात है, इथीन में पाई बॉन्ड एक ही है, इथाइन में पाई बॉन्ड 2 है, और जिसमें ज्यादा पाई बॉन्ड वो ज्यादा स्टेबल, सॉरी उसका HOH ज्यादा होगा। तो HOH यहां पर ज्यादा किसका होगा, एल्काइन का, इथाइन का HOH इथीन से ज्यादा होगा। आई बात समझ। तो ये हमने डिस्कस करा है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट हम टॉपिक लेंगे इसमें हीट ऑफ कंबशन। कुछ इसकी जैसे मिलता जुलता टॉपिक है ये वाला, ये तो था हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब हम लेंगे हीट ऑफ कंबशन। प्यारे बच्चों, अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो पूरा कंटेंट आपको मिले, तो आप 18002121 पर कॉल करें, और इस पर कॉल करके आप जो भी कंटेंट चाहते हैं वो कंटेंट आपको प्रोवाइड हो जाएगा।